अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगामे हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर बिजनेसिस में मुसलसल जिद्दत का सिलसिला जारी है। हम देखते हैं अब क्रिएटिव मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत से अदारे इसको अपना चुके हैं और डिजिटल मार्केटिंग ने जो अंदाज़े ज़िंदगी का हमारा मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है कि हम अब ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र आते हैं, परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के दौर में बिजनेसेस के अंदर जिद्दत क्यों लाजिम है ये जानना बहुत लाजिम है। और ये भी जानना बहुत लाजिम है कि फ़ीमेल्स अपनी एक्टिविटीज़ को किस अंदाज में इन्हांस कर सकती हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनको अपनाते हुए फ़ीमेल्स अपनी स्किल सेट को इंक्रीज़ कर सकती हैं और एक अच्छे बिजनेस को जन्म दे सकती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। आगाज़ में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। और आज बहुत सी फीमेल्स के लिए एक मिसाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेविश निसार, आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें आप नज़र आती हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप बहुत से लोगों को एजुकेट करती नज़र आती हैं और इतनी यंग एज के अंदर आप 17 to 18 आवर्स हमें वर्कआउट करती नज़र आती हैं। और फीमेल्स के लिए यकीनन एक मोटिवेशन है कि बहुत सी फीमेल्स समझती हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाती अपनी वर्किंग्स के लिए, अपने आप को मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं, ऐसे लोगों को आपके सामने अयां करने का बेसिक पर्पस भी यही हुआ करता है ताकि इनसे हम रहनुमाई ले सकें, इनके ज़िंदगी के अहवाल को जान सकें और इन्होंने किस अंदाज में चीज़ों को अचीव किया उस अंदाज को हम भी अपना सकें। तो आज आगाज़ हम यहीं से करेंगे। मैं पहले तो इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। So much for inviting me here. मोस्ट वेलकम। आगाज़ में आपसे आगाज़ में मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नौजवान जैसे आपने अपनी यकीनन एमबीए के अंदर अपनी क्लासेस भी लेती रही और इसके साथ हम आपको देखते रहे, क्लासेस के साथ साथ आपने बिजनेस को भी आप जो है रन करती रही, कैसे मैनेज किया और किस अंदाज में आप इस फील्ड का हिस्सा बनी? एक्चुअली अगर हम स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यू हैव टू गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम समवेयर। नो डाउट। या अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन का वो कीड़ा आ जाता है ना एक बार, दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग, तो फिर वो नहीं देखा जाता यू आर अ स्टूडेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट्स योर एक्टिविटीज़, व्हाट्स योर हॉबीज़, तो आप टाइम निकाल लेते हैं। जिंदगी में कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने मुकम्मल तौर पे आपको चेंज किया? एक डिसीजन, आई वॉज लिविंग इन लाहौर, राइट। सो फिर मैं यहाँ से जब इस्लामाबाद मूव हुई, सो देयर इज़ टू मच डिफरेंस बिटवीन मी एंड देयर, बिकॉज आई वॉज like studying in government college and government schools, जो जिस पे वो टाट बिछा के नीचे बैठ जाते हैं। So मेरी जो pronunciation थी, I can't speak Urdu and English properly. So in this way when I just moved there, so I just saw there is too much difference and I have to work. So जब वो वाला moment था ना, जब एक तो थोड़ा सा मुझे एहसास कमतरी भी हुआ कि might be possible I can't do anything, but then एक motivation, नहीं, अब जब मुझे ऐसा था कि I can't die like others, कि वो फिर मैंने एक मशहूर वो कोच है वो भी याद है कि पैदा इंसान किस कंडीशन में होता है, यू कैन कंट्रोल दिस, ये मैटर नहीं करता हाउ यू विल गोना डाई, सो इट्स मैटर अ लॉट। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फैमिली की तरफ से सपोर्ट था, तो ये वाली जो चीज़ थी ना जब आई थोड़ा सा कि कुछ करना है भी, ऐसे ही नहीं रहना, नॉर्मली नहीं रहना, तो देन दिस वन चेंज माई होल लाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क हार्ड एंड टुडे आई एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं विश एक और चीज़ है, इनिशिएटिव नहीं ले पाते आज के जो नौजवान हैं। आप खुद भी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इंगेज रहीं और यकीनन एज अ बिजनेस प्रोफेशनल आप इस चीज़ को समझती हैं कि मुआशरे के अंदर 40% स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस स्टडीज़ की तरफ जो है वो हमें माइल नज़र आते हैं और बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर्स करते नज़र आते हैं। लेकिन यही बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं आफ्टर दैट अपने बिजनेस की तरफ नहीं जाते बल्कि जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पाते। इनिशिएटिव कैसे लिया जाए? एक्चुअली पता है हमारे माशरे का हाल कैसा है कि हमें पढ़ाया ही जॉब के लिए जाता है। नो डाउट। तो हम बस हमें ये कहा बचपन से ही हमारे माइंड में ये कहा जाता है कि इफ़ यू जस्ट स्टडी दिस देन यू विल गेट दिस जॉब,
कि तुम्हें ये स्टडी करोगे ये जॉब मिल जाएगी। नो वन कैन से कि स्टार्टिंग में ये नहीं कहा जाता बेटा इफ यू डू स्टडी लाइक दिस एंड यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस। हमें स्टार्टिंग से जो हमारी मेंटेलिटी है ना वो गुलामों की तरह बना दी जाती है। सॉरी टू से दैट, बट इफ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अ जॉब, यू आर वर्किंग समवन अंडर समवन, सो इट जस्ट यू आर लाइक अ स्लेव, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग। तो हमारा कहीं ना हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है, और जिसकी वजह से हमें वो मोटिवेशन ही नहीं आती है। बहुत अहम बात की आपने। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं, आप क्रिएटिव मार्केटिंग की बात करते हैं। क्रिएटिव मार्केटिंग और रवायती मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? रवायती मार्केटिंग में अगर हम देखे जाए तो हम फोकस करते हैं जस्ट हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, मीन्स कि हमारी जो चीज़ है वो सेल हो जाए, ठीक है। अभी उसमें जो हमारा जो साइड इफेक्ट होता है ना, जो बैड इफेक्ट वो होता है, माइट बी पॉसिबल कि हम चीज़ को एक टाइम में बेच देते हैं, ठीक है, माइट बी पॉसिबल वो कस्टमर रिपीट ना हो। लेकिन जब हम क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करते हैं ना, उसमें हम स्टोरी टेलिंग और सम क्रिएटिव कैंपेन्स, अगर शॉर्ट वर्ड में कहा जाए ना, तो हम उसकी बेस में इमोशनली अटैचमेंट्स कर रहे होते हैं, रियल लाइफ की स्टोरीज को ऐड कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लोगों के जब इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं ना, मोस्टली नो वन कैन फॉरगेट अबाउट अस। माइट बी पॉसिबल आपको बस ये याद हो कि ये मैंने अपने ग्लास या कोई भी चीज़ थी मैंने वहाँ से ली थी, लेकिन तुम्हारी कोई ना आपकी इमोशनली अटैचमेंट नहीं है इसके साथ। व्हेन आई विल जस्ट टेल यू द होल स्टोरी, होल प्रोसेस, व्हेन यू नो अबाउट इट, माइट बी पॉसिबल यू जस्ट डोंट वांट टू परचेज दिस, आपको वो स्टोरी प्रॉपरली याद रहती है। तो हम जो डिजिटल मार्केटिंग में, और स्पेशली यू जस्ट एड अ वर्ड क्रिएटिव मार्केटिंग, तो उसमें हम कुछ स्टोरी टेलिंग बताते हैं, लोगों के इमोशंस को अटैच करते हैं, और फिर हम जब एक मुआशरे में रह रहे होते हैं, फिर हम अपनी ही एग्जांपल्स दे रहे होते हैं मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए। इन दिस वे यू विल नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, you are also just grabbing the heart of other people also. So in this way, this is very good. मेविश, एक और चीज़ हम देखते थे आज से 10 साल कबल पहले की अगर हम बात करें तो एक स्मॉल बिजनेस का जब आगाज़ किया जाता था तो एक टाइम स्पेंड गुजरने के बाद उस पर्सन की मार्केट के अंदर जब रेपुटेशन बनती थी तो आफ्टर दैट वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनता हमें नजर आता था। लेकिन करंटली हम देखते हैं एक बिजनेस का आज मैंने आगाज़ किया, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए मैंने एड्स वगैरह रन किए, मार्केटिंग की, तो मैक्सिमम कस्टमर्स तक मैं पहुँच सकता हूँ। आप क्या समझती हैं कि एक छोटे बिजनेस का जो आगाज़ करता है उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस, ठीक है, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं। अभी एक ही फॉर्मूला को हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जाता। ये बात बिल्कुल ठीक है। यस, तो फिर ये जो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं ये डिपेंड करता है। अब अगर मैं डिटेल्स में चली जाऊं तो इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, मार्केट में नीड किस टाइप की है, और आपने बस प्रोडक्ट सेल करनी है, कुछ लोग उस पर फोकस करते हैं, और यू जस्ट वांट टू अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर शॉर्ट टर्म बिजनेस है उसकी स्ट्रेटजीज कुछ और होंगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको लोगों के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना, एक रिलेशन बनाना जिसको PR भी कहते हैं, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैं कोई स्ट्रेटजी, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज नहीं बता सकती, बट इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, सो डोंट फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द नीड, कि लोगों को जरूरत किस चीज की है। जबरदस्त। तो प्रोडक्ट हम ले आएंगे तो जब हमारा नीड का पता होगा ऑटोमेटिकली देन पीपल विल गोना परचेज दिस। बहुत अहम बात की आपने। आज बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो हम सेल आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आते जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वजह ये है कि हम नीड के ऊपर फोकस नहीं करते। अच्छा, एक जो इंडिविजुअल है वो एक कस्टमर की नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली वर्क में देखें ना, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उनकी हेल्प से देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, हम वो कर सकते हैं। AI टूल्स मौजूद हैं? या AI टूल्स भी हैं, लाइक इसके अगर आई जस्ट विल गोना रेफर, देयर आर सम अदर टूल्स आल्सो, इस तरह से भी दे सकता है। दूसरा, अगर आप लोगों ने सिंपली जो जैसे कहते हैं ना देसी तरीके से टूल्स को नहीं यूज़ करना, बिकॉज वी हैव टू पे सम मनी, सो इफ़ यू डोंट वांट वेस्ट योर मनी, जस्ट यू वांट टू रन योर बिजनेस, और थोड़ी सी अर्निंग में, थोड़े से पैसों में आप काम करना चाहते हैं, तो ना ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे ये होता है अलीबाबा, अमेज़ॉन, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ की प्रोडक्ट को सर्च करें। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको ना प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई मिल जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे कितनी इंपोर्ट हो रही है और इसकी जो साल में या 6 मंथ में कितनी सेल्स हुई हैं,
और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कितना जा रहा है। तो इन दिस वे दिस इज अ ओनली सिंपल मेथड, यू कैन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द प्रोडक्ट कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, जिसमें हम ट्रेडिंग प्रोडक्ट कौन सी जा रही है या विनिंग प्रोडक्ट कौन सी जा रही है। सम सीजनल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो इसकी बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पाकिस्तान में ही अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कल्चर बेस्ड भी चीज़ें होती हैं, हमें अपनी सोसाइटी को माइंड में रखते हुए फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और if you just want to do business internationally, no matter online or physically, so you have to just focus like them. तो तुम्हें उसके जैसा सोचना पड़ता है कि वो किस तरह लाइक इसके कैसा सोचते हैं, उनकी ज़रूरत है क्या। ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान वी जस्ट फॉलो आवर कल्चर बट दे आर फोकस ऑन अदर थिंग्स। सो अगर आपने बिजनेस करना है, सक्सेसफुल बिजनेस करना है, यू हैव टू थिंक लाइक इंडिविजुअल, यू हैव टू थिंक लाइक देम। और सबसे पहले कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई करें दैट आई विल गोना परचेज दिस प्रोडक्ट, अदर आई नीड दिस प्रोडक्ट बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी आई नो अबाउट माई एवरीथिंग वेरी वेल। तो हम अगर खुद को उस लेवल पर रख के सोचते हैं, ये तो थोड़ा इमोशनली जो पर्सनली वर्क होता है ये आ गया कि हम इस तरह से प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचो तो जस्ट यूज डिफरेंट टूल्स एंड यू कैन देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बाय द वे यू कैन डू जस्ट सम बिजनेसेस लाइक जैसे कि सीजनल बेस में सीजन्स का पता होता है कि ये वाली चीज़ है, ये होती ही होती है। और कुछ सिचुएशनल टाइप भी बिजनेसेस होते हैं कि हम कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में अब हर किसी ने वो सिचुएशन टाइप था, उसका ट्रेंड भी चल रहा था उस टाइम, वो मास्क और हमारे ये सैनिटाइजर्स हो गए, कुछ लोगों ने इससे भी अच्छे पैसे कमाए। देन यू हैव टू बी मोर स्मार्ट एंड मोर क्विक डिसीजन मेकर एंड देन यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन द राइट वे। सो हम जब अगर कहते हैं ना क्रिएटिव मार्केटिंग डिपेंड्स ओके, ये करता है आपकी उस पर इफेक्ट करता है, बट राइट बिजनेस फॉर राइट पर्सन इट्स ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें जैसे आपने नाम लिया alibaba.com, इसके अलावा आपने अमेज़न की बात कर लें, शॉपिफाई की बात कर लें, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं इतनी आबादी से भरपूर ये मुल्क है और यहाँ पे कोई भी सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, इस नीड को क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ की नीड है क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए? एक्चुअली कौन करेगा? एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ना ये इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज अलीबाबा का ही एक प्लेटफॉर्म है, उससे ही अटैच है। लैंड स्मॉल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है 3 months अगो। दे हैव 45,000 प्रोडक्ट्स and they are just working like Alibaba. They are just following their process. It's already introduced in Pakistan. और जो कि अगर हम कहते हैं अगर अमेज़ोन से या अलीबाबा से हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं एंड वो हमें मतलब कि यू कैन से दैट के 10 रुपये की बढ़ती है, बट लैंड स्मॉल इज जस्ट गिविंग यू दिस प्रोडक्ट ऑन लाइक 70% डिस्काउंट, मतलब कि 70% उसकी जो प्राइस है वो कम है। सो हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी होनी चाहिए। बाय द वे इफ यू आल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस योर थिंग दिस टाइप, देन यू हैव टू सेट अप अ big thing, big process, big system. So I am just saying if you just want to increase the students and individual, they can do this type of things, but they have to be aware what's happening in Pakistan nowadays. If they are aware, there are a lot of opportunities they can do. Actually you can say that कि अगर एक पानी का गिलास भी है ना, उसको प्रोडक्ट में से कन्वर्ट करके उसको सेल कैसे करना इज टोटली डिपेंड ऑन यू। सो अभी हम ना दूसरा हमारे पाकिस्तान में लोगों का ये होता है, वो सोचते हैं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, बस एक बड़ा सा ऑफिस हो, लोग हमारे नीचे काम कर रहे हों, गॉट इट। तो मतलब कि वो सोचते हैं कि यही बिजनेस होता है, जबकि ये वाला बिजनेस नहीं होता। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस, मतलब कि अगर कोई 10 रुपये की भी चीज़ सेल कर रही हो, 50 रुपये की भी सेल कर रही हो, देन यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इट। फर्स्ट में इनिशियल स्टेज तो ले लो आप। बहुत अहम बात की आपने। महविश, आपकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाना चाहती है ऑडियंस, और बहुत से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, अब उसको ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लेके जाना चाहते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए एक इंडिविजुअल माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और क्यों? एक्चुअली अगर हम ना जब ये चीज़ें देखते हैं ना, हमें ट्रेंड्स को भी देखना चाहिए कि इस बेस पे जा रहे हैं। अदरवाइज जस्ट इन फॉर पाकिस्तानी वी कैन ऑल्सो यूज लाइक इज दराज, ओके, हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर द शॉपिफाई। या माय नेक्स्ट पॉइंट वाज शॉपिफाई। शॉपिफाई क्वाइट लाइक इसके चीप, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजी टू यूज़ है, इजी टू हैंडल है। यू कैन लाइक अ सिंगल पर्सन कैन मैनेज ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। और वहाँ पे जो जितने भी आपको जो चीज़ें उसका जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है,
क्वाइट बेटर मोर देन द अदर थिंग्स। तो आजकल फिर एक दूसरा ये कि ट्रेंड भी चल रहा होता है ना, इफ वी ऑल्सो फोकस ऑन ट्रेंड्स देन वी कैन अर्न गुड थिंग्स ऑल्सो। अगर हम इस ट्रेंड, जो लोग कहते हैं ना हम ट्रेंड्स को फोकस नहीं करते, हमने रवायती चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है इस तरह से ना, तो आई जस्ट विल गोना काउट द नोकिया एग्जाम्पल, ठीक है। अगर पास कुछ में चले जाएं तो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, इन ऑफिस, बस हमने नोकिया ही हर किसी के हाथ में नजर आता था। बट फिर माइक्रोसॉफ्ट आ गया एंड ही डोंट अडॉप्ट द ट्रेंड, क्योंकि भाई हमें स्मार्टनेस की तरफ जाना चाहिए, हमें जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर फिर नोकिया ने वो चीज़ अडॉप्ट नहीं की एंड ही जस्ट गोना फ्लॉप। सो दिस इज बहुत अहम बात की आपने। और नोकिया की केस स्टडी को अगर हम देखें तो हैरानकुन नताइज है हमारे सामने कि एक ऐसी कंपनी, अभी भी लोग नोकिया का नाम सुनते हैं तो बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होती है उनको कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत पायदार होगी, बहुत ज़्यादा चीप होगी और बड़ी ज़बरदस्त उसको जो है वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लेकिन क्या है, एंड्रॉयड आने के बाद उनके एंड्रॉयड मोबाइल भी आए, लेकिन उस अंदाज में वो सेल आउट नहीं हुए और लोगों के पास डिफरेंट कंपनीज की जो भरमार थी और यकीनन कॉम्पिटिटर्स जब आपके मुकाबले में आते हैं तो आपको उन जैसा होना लाजमी पड़ता है, लेकिन नहीं होंगे तो यकीनन आप सर्वाइव कर जाएंगे। एक्चुअली मैं ना एक पॉइंट ये भी ऐड करूंगी कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन, उन्होंने वो डिसीजन ले लिया, ऑन राइट भी ले आए, लेकिन जो वो राइट टाइम था उनका डिसीजन लेने का आई थिंक सो वो निकल चुका था। एक और चीज़ बहुत यहाँ पे जो है वो लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लिया जाए। एज आई टोल्ड यू, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह सकती जस्ट फोकस ऑन मी, जस्ट फॉलो देम, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट टाइम का राइट डिसीजन लेने वाला है ना, अगर वो चला भी गया है, सो वो कहते हैं ना, इफ अपॉर्चुनिटी नोज नॉकिंग योर डोर, सो जस्ट क्रिएट इट, ठीक है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया, सम हाउ ओके है, लेकिन आप डिसीजन ले लो, उसको राइट बना लो, उस पर मेहनत कर लो, तो इट विल गोना बी लाइक यू कैन से दैट कि मैंने बस डिसीजन ले लिया और मैंने उसको फुलफिल करके वो राइट डिसीजन बन गया। हम डिसीजन ले भी लेते हैं, हमारा जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन वाला होता है ना, ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। सम टाइम हम सोच रहे होते हैं आई जस्ट टेक अ राइट डिसीजन, बट इन फ्यूचर वी जस्ट सी नो दैट वाज बैड। बहुत अहम बात की आपने। और आज हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब नताइज नहीं आते तो रोते इस बात पे हैं कि हम डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना सेज, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अ राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। ये जो अंदाज है, जब ये आप बनाएंगे तो यकीनन आप एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। जी मैं मज़ीद में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई आप आइडियाज़ शेयर कर सकें, बिजनेस आइडियाज़ जो स्मॉल लेवल पे एक फीमेल जो है वो घर बैठ के स्टार्ट कर सकती है। Okay, there is a lot of ideas in my mind. I can just gonna share you. अब मैं 2 आइडियाज अपने कॉट करूँगी। I just go somewhere. आपने देखा होगा आजकल ना जो प्लांट्स हैं वो भी ऑनलाइन सेल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। If you are a student, if you just want to do something, you just want to take your decision, आपने ना प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट ही मत करें, जस्ट इन्वेस्ट ऑन मार्केटिंग। अभी मैं आपको एक मशवरा दूंगी, जैसे कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू डू समथिंग, देखिए बिजनेस कोई भी छोटा बड़ा स्टार्ट में नहीं होता है, सारे ही इक्वल होते हैं। उसको बड़ा आप लोगों की स्ट्रेटजीज, आप लोगों का वे आप लोग बनाते हैं। तो अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ऑनलाइन प्लांट्स सेल कर रहे होते हैं। अभी अगर मैं छोटी सी एक एडवाइस करूं तो क्या होता है, हम किसी भी नर्सरी पे चले जाते हैं, वहाँ से 2-3 प्लांट्स ले लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नर्सरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, वो ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे। आप वहाँ पे 2-3 प्लांट्स को उठाएं, अच्छे प्लांट्स को लें, उनकी फोटोग्राफी करें, अच्छे से उनके पिक्चर्स वगैरह लें और उनको अपनी वेबसाइट पे लगा दें, ठीक है। जो अगर हम शॉपिफाई का अगर हम प्लेटफॉर्म देखें तो वो 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए हमें वो फ्री में मिल रहा होता है, ठीक है। आपने वहाँ से प्लांट्स लिए, आपने उनकी एडिटिंग की। एवरी पर्सन नाउ वर्डेज हैव अ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सो यू कैन डू इट इन योर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। तो वहाँ पे हमने वो प्लांट की तस्वीर लगा दी और उसकी मार्केटिंग पे आप फोकस कर लें। सो आपको प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो मीन्स के यू आर जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो आपको जो वो प्रोडक्ट है वो फ्री में मिल गया है। इसी तरह से अगर मैं देसी अगर हर स्टूडेंट्स को भी तो मशवरे दूं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इंशाल्लाह मार्केट। जस्ट गो देयर फर्स्ट, फाइंड द नीड, ठीक है। ट्रेंड को देख लिया, नीड को देख लिया। जैसे कि अगर जो हम कह सकते हैं कि जो मर्जी हो जाए, खाने पीने का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता,
ठीक है, और जो ये ब्यूटी की चीज़ें हैं, फिर लड़कियों की ज्वेलरीज आ जाती हैं, ये वाली वो जो चीज़ें जो छोटी छोटी चलती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें आपको जो शालम मार्केट में जाएं वहाँ से आप कोई भी एक चीज़ ले लें जो कि आपको एक वाफर मिकदार में मिल जाती है, जो कि वेरी चीप प्राइस पे आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दें। और मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली जो लोग हैं वो ऐसा कर भी रहे हैं। I'll just also get an example of one of my student and उसके फादर भी नहीं थे, 2 सिस्टर्स ही थी, एक ही शादी हो गई थी और वो अपनी मॉम के साथ अकेली रहती थी एंड शी वाज अ स्टूडेंट ऑल्सो, शायद के BS लेवल की थी वो। तो वो कह रही थी कि मैम मैं ना जो हैंड क्लच होते हैं वो बनाती हूँ लड़कियों के विद सीड्स, मोतियों के साथ। आई से ओके। तो कहती है आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस इन UK एंड जर्मनी। तो मैंने जब उसका सारा प्रोसेस देखा, उसको स्टडी किया एंड शी इज़ जस्ट इन्वेस्टिंग ओनली अबाउट 2000 to 2200, लाइक 2000 से 2200 रुपये उसको प्रोसेस को। मोती लेती थी, मोती के बाद वो धागा लेती है और उसको वो हाथ से बनाती है। ऑफ कोर्स कि जो चीज़ आपको जब कम प्राइस में मिल रही है, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, तो उसमें वो एफर्ट्स ज़्यादा पुट कर रही थी। अब जो वो मैक्स भी हम लगा लें, उसकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो 3000 थी, ठीक है। और उसको चलो ठीक है, हम उसमें थोड़े से और अपने एक्सपेंसेस ऐड करते हैं UK और जर्मनी में सेंड करने के, ठीक है। तो उसका तकरीबन जो उसका वो बैग था, दैट वाज शी वाज सेलिंग अबाउट 20,000 to 25,000 इजीली। इट्स अमेजिंग। और ये जो केस स्टडीज होती हैं, इनको डिस्कस करने का पर्पस भी ये है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को इस अंदाज में यूटिलाइज कर सकें। जैसे लाहौर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप शाला मार्केट में जा सकते हैं और बहुत सी मार्केट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप परचेजिंग करके चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे में इस चीज़ का फुकदान है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और यकीनन लोगों की बातों के अंदर इस अंदाज में उलझ जाते हैं कि हम बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन और स्किल दोनों का होना क्यों लाजिम है, और फर्दर हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो नौजवान हैं इनको बाइख्तियार कैसे बनाया जाए। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे दरमियान स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल जामे अंदाज में गुफ्तगू करती नजर आती हैं, फीमेल्स को एजुकेट करती नजर आती हैं, फैसिलिटेट करती नजर आती हैं और उनकी कोचिंग करती नजर आती हैं। हुमा पराचा, आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमें बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नजर आती हैं। आज हमारे दरमियान आप मौजूद हैं, इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और इंशाल्लाह देखते हैं आज हम बड़ी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन करेंगे और वो कहाँ तक जाती है इंशाल्लाह। अगेन अगर हम बात करें आज के टॉपिक के हवाले से तो यकीनन माइंड साइंस ट्रेनर का होना बहुत लाजिम था आज के सेशन के अंदर, ताकि हम अपनी मेंटल लेवल को बेहतर बना सकें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और अपनी काउंसलिंग के साथ साथ जो इनिशिएटिव लेने का अंदाज है वो यकीनन उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपकी जहन साजी की जाए। तो जहन साजी के हवाले से आप हमेशा कोशिश नजर आती हैं, फीमेल को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं और बहुत सी फीमेल्स को बिजनेस आइडियाज देती नजर आती हैं और बहुत सी फीमेल्स के लिए आप एक मिसाल हैं जिस अंदाज में आपने आगाज़ किया अपने कैरियर का। और आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो आपसे सीखते हैं, आपसे इस्तिफादा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सरवत बातूल। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह सर for inviting me and for giving me opportunity. मोस्ट वेलकम। आगाज हुमा मैं आपसे करना चाहूँगा, आप स्किल और एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती नजर आती हैं। आप ये समझती हैं स्किल और एजुकेशन दोनों का होना मैंडेटरी है, लेकिन जो एक यहाँ पे मिथ है या एक जो अंदाज है नौजवानों का वो ये है कि वो समझते हैं मार्केट के अंदर जस्ट स्किल की नीड है। तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगी कि स्किल और एजुकेशन ही मैंडेटरी है? देखें, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब अलमिया ये है कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हम लोग अभी के दौर के अंदर ये झंडे उठाते तो बहुत नज़र आते हैं, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते बहुत कम नज़र आते हैं। मैं स्किल और एजुकेशन दोनों को पैरेलली ऐसे ही देखूंगी जैसे आप एक मेडिसिन के बच्चे को MBBS की पढ़ाई तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल लैब के अंदर
या पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो उसकी सर्जरी की पढ़ाई उसके काम नहीं आएगी, राइट। और लाइक वाइज अगर आप उसको सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे के ट्रेन कर दें कि हाँ भाई अगर आपके पास गुर्दे का पेशेंट आया है तो आपने कहाँ से काटना है और कहाँ से सिलाई करनी है, लेकिन उसकी सारी एकेडमिक डायनेमिक्स आपने उसको नहीं सिखाई हुई, उसने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, तो फिर उस मरीज़ का हाल ऐसे ही है जैसे कसाब के हाथ के अंदर गोश्त, राइट। सो दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत पैरेलल इसलिए लेके जाना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जब किसी भी बिज़नेस को या किसी भी प्रैक्टिकल और फील्ड के अंदर आते हैं तो उनको एक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना आसानी से आ जाता है और फिर वो अपने करियर में कहीं भी अपने आप को कम नहीं पाते हैं। सो दोनों चीज़ों को साथ पैरेलल लेके चलना इस टाइम पर मेरे ख्याल से हमारी बहुत शदीद ज़रूरत है। यही रीज़न है कि अगर आप थोड़े से पिछले दौर में चले जाएं, ठीक है, जब वो दौर होता था कि आप सिर्फ क्रामिंग करते थे, रट्टा लगाया, आपने याद कर लिया, ठीक, याद कर लिया आपने, मल्टीपल आप अपनी जो प्रैक्टिकल आपकी डिग्रीज हैं आपने ले ली, फॉर्मल डिग्रीज आपने ले ली, बट द मोमेंट यू स्टेप इनटू द मार्केट, क्योंकि आपने कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो आप अपने आप को उन सब प्रोफेशनल्स के बीच में जो शायद आपसे कहीं कम पढ़े भी होंगे, आप अपने आप को प्रोफेशनली इमेच्योर तस्वर करेंगे। और लाइक वाइज ही जहाँ पे आप जाएंगे, अगर आपके स्किल्स बहुत शानदार हैं और आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सब लोग स्किल के साथ साथ डिग्री होल्डर भी स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को नॉलेज के लेवल के ऊपर उनसे बहुत कम पाएंगे। सो अगर आप दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलते हैं तो कामयाबी की कोई भी वो जगह नहीं है जो आपको रोक सकती है। बहुत अहम बात की आपने, और ये जो अंदाज से हमारे मुआशरे से ख़त्म होता दिखाई देता है कि बहुत से लोग हाई एजुकेशन की तरफ अब नहीं जाते बल्कि स्किल सेट को इनटेक करना चाहते हैं, और आज के दौर में नौजवान को बाइख्तियार बनाना बहुत लाजिम है। मैं सरवत आपसे जानना चाहूँगा कि आज के नौजवान को बाइख्तियार बनाने के अंदर जो तालीमी अदारे हैं क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सर इसमें तालीमी इदारे बहुत किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे कि हुमा ने बात की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हो रहा। हम तालीम तो दे रहे हैं लेकिन हम तरबियत नहीं कर रहे वहाँ पर, और तरबियत सिर्फ इदारा नहीं करता। तरबियत की अगर बात की जाए तो फ्रॉम बर्थ स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस। और अगर आप बात करें, इसको मैं रिलेट करूँ माइंड सेट से, तो आप ये देखें कि बच्चे का माइंड सेट शुरू से बनाया जाता है, घर का माहौल, आपका मुआशरा, फिर जिस इदारे में आप जा रहे हैं वो मिल के ये सारा किरदार अदा कर रहा होता है। और बच्चे को बाइख्तियार बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसको उसकी राय का हक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी लास्ट वीक UMT में जब मेरा एक सेशन था तो बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया गया एक स्टूडेंट ने, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे आप माइंडसेट की बात करती हैं, हम ये सारी चीज़ों को एडमिट करते हैं, हम इन चीज़ों को लाते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स, वो हमें समझना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो इख्तियार है वो उसको उसकी राय का देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की राय, कि कोई इंसान है, किसी इंसान को हक राय सबसे पहला उसका, अगर आप उसे एम्पावर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसे उसकी राय, इजहार, फिर उसकी इंटरेस्ट देखें क्या है। इदारों में भी हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसलिए आएंगे कि बच्चों को सिलेक्शन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। बच्चे की इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, बट यूजुअली हम देखते हैं कि वी आर फोर्स्ड, राइट, कि जो चल रही है भेड़ चाल। आजकल आपने देखा होगा एवरीवन इज गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एक ट्रेंड चल पड़ा। अब आप जिसको सुनते हैं वो सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है। इससे पहले जब हमारा दौर था डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात होती थी, तो मेरा ख्याल है कि इदारों से भी पहले जो है ये घर से थोड़ा सा ये इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, और फिर आपका इदारा आता है कि आपको बाइख्तियार बनाने में वो चीज़ें आपको, कि आपको एक मतलब डेवलपमेंट आपकी पर्सनालिटी की जो होती है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़, आप किसी भी फील्ड में, क्योंकि लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो मेन हमारे होते हैं ना, वो चीज़ें हमारे सॉरी टू से मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से हम डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटीज़, वो कैपेबिलिटीज़ पैदा ही नहीं हो पाती। तो हम किस तरह से लीड करेंगे किसी को भी? तो ये एक इदारा कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इदारे को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगी कि तरबियत बच्चे की
बहुत शुरू से बिल्कुल आगाज ही से स्टार्ट हो जाती है। ये जो अंदाज आपने यहाँ पे बताया तरबियत के हवाले से, इस चीज़ को समझना बहुत लाजिम है। और आज के दौर में हमारा जो मुआशरा है वो तरबियत से कासिर होता चला जा रहा है। यकीनन इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो एक माँ का होता है कि वो बच्चे की तरबियत करे। इस हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे। हुमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक इंडिविजुअल की जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, उसकी क्या अहमियत है उसकी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर? देखें, सॉफ्ट स्किल्स की ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज़ अब तो बल्कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके प्रोफेशनल करियर के साथ साथ जितने आपके हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उतने ही आपके सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं। अब अगर बात करते हैं इस चीज़ की, तो बीइंग अ ट्रेनर एंड बीइंग अ पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट काउंसलिंग कोच, ये चीज़ें हम अपने बच्चों को, जैसे अभी मेरी दोस्त ने बताया कि हमें तरबियत के अंदर इनकलकेट करनी है, ठीक है। आप अचानक से यूनिवर्सिटी के अंदर से ग्रेजुएट हुए हुए एक इंडिविजुअल को एक वर्क प्लेस के ऊपर एक सेमिनार 3 घंटे का दे दें और कहें कि जी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उसके लिए पहले तो एक बड़ी अचंभे की बात होगी कि अच्छा ये अब अचानक, अच्छा ये कोई एक ऐसा स्किल है जिसको मैं मास्टर करूँगा। So why not to inculcate these soft skills while parenting a child? अगर हम बच्चे को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी स्टूडेंट लाइफ से सिखाना शुरू करते हैं, तो बाय द टाइम वो बच्चा जब एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर कदम रखेगा, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें, उसको वो वाले प्रॉब्लम्स कभी फेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स वो हैं जो जब अपने जॉब एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है, उन्हें एंग्जाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर सकते। सो अगर ये एक्सरसाइजेस हम बच्चों को उनके स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट करवाना शुरू कर दें, तो वो अपने स्ट्रेस मोड के अंदर बड़ी इजीली अपने आप को कॉप आउट कर सकते हैं। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम बचपन से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें, तो जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो चीज़ें, क्योंकि देखें कम्युनिकेशन जब आपने करनी है इस टाइम के ऊपर, EQ इज़ द मेजर नीड ऑफ द टाइम, बिकॉज इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर यू आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ पेइंग यू, राइट। सो अगर आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स स्ट्रांग है, अगर आपके मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रांग हैं, अगर आप अपेरेंटली जिनको आज हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, मैं तो इनको एसेंशियल एंड कोर स्किल्स कहती हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है, कि ये वक्त के साथ साथ दे आर द मैंडेटरी स्किल्स एंड दे आर नॉट द वंस दैट शुड बी टॉट बीइंग इनटू द प्रोफेशन इटसेल्फ, दे नीड टू बी टॉट बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके साथ साथ जैसे हमारी एक फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, उसी के साथ साथ हमारी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। देखिए ये एसेंशियल एंड कोर स्किल्स क्यों है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स हैं। सो हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब अलमिया है कि हम सॉफ्ट स्किल्स की डेफिनेशन ही इंडिविजुअल्स को तब देते हैं जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। सो इफ़ तरबियत के साथ साथ ये चीज़ें हम करते हैं तो ना तो बच्चों के करियर्स पिक करने के अंदर उनको इशू होंगे, ना ही उनको करियर को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगा। इसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, राइट पेरेंटिंग, राइट, एंड राइट करियर काउंसलिंग बाय द स्कूल एंड बाय द पेरेंट्स। और ये दोनों चीज़ें हम जब पैरेलल लेके जाएंगे ऑब्वियसली बच्चा बहुत स्ट्रांगली आगे जाएगा। बहुत अहम बात की आपने, इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना मैंडेटरी भी है और इस चीज़ को समझना बहुत लाजिम है पेरेंट्स के लिए, ताकि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से वो क्वेश्चन नज़र आ सकें। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप माइंड साइंस ट्रेनर भी हैं, तो एक इंडिविजुअल जो बच्चा है, एक बच्चे की जो ट्रेनिंग है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैरियर को किस अंदाज में अडॉप्ट करे, या कैरियर काउंसलिंग की एक बेहतरीन उम्र क्या हो सकती है? सर इससे भी पहले मैं एक वो हुमा ने चुका बात की, तो मैंने सोचा कि उसी बात को मैं वहाँ से लेके चलती हूँ कि तरबियत के बड़े खूबसूरत जो अदवार हैं वो हमारे मजहब ने बहुत पहले डिफाइन कर दिए। राइट। जो फिनलैंड, जापान,
वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा वो था चीज़ों को नहीं लेके चल रहे। पहले 7 साल बच्चे के बहुत अहम होते हैं उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और इस्लाम में ये कहा गया कि पहले 7 साल बच्चे के आप गुलाम हैं, पेरेंट, बच्चा इज द किंग, राइट? और आपने वो बच्चे का रूल है, अब वो 7 साल में उसे आपने प्यार से, अब वो 7 साल में उसको किंग बनाने का मकसद क्या है? उसका वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है, उसकी जो पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होनी है, वो उन 7 साल में अगर आपने उसको शटअप कॉल्स दे दी, आपने बार बार उसे वो टोका, मतलब ठीक है कुछ चीज़ों पे कहना पड़ता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसको ट्रीट लाइक अ किंग। जो आज हमेशा कहा जाता है अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दो, आप जो देखना चाहते हो, जिस लेवल पे देखना चाहते हो, उस लेवल की रिस्पेक्ट दो बच्चे को। तो वो 7 साल उसके बहुत अहम होते हैं। उसके बाद अगले 7 साल अब आप किंग हैं, अब बच्चा गुलाम है, वो तरबियत के हैं। 7 से 14 साल उसकी तरबियत है। अब उस तरबियत में जो आपने उससे सिखाना है, जो उसकी पर्सनालिटी में डालना है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद बड़ा खूबसूरत मुझे वो लगता है कि जब बच्चा 14 का हो गया है, 14 to 21, उसको अपना वजीर बना लो, उसको अपना मुशीर बना। अच्छा, वो टीन एज है। अब देखिए, आप टीन एज में आजकल हम देख रहे हैं कि अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हम इदारों की बात करें, तो ये सुनने को मिलता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है कि टीचर्स हैं, बच्चे क्लास से बाहर बैठे हैं, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और तीनों जो अदवार यहाँ पे डिस्कस किए, यकीनन जो बच्चे हैं वो सुन के उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, आज की जो माँ है वो बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देती है, और बच्चा जो है वो कार्टून के अंदर इस अंदाज में इंगेज रहता है कि अपना टाइम स्पेंड वहाँ पे स्पेंड करता नजर आता है, बल्कि या तो रील्स दिखा रही होती है उसकी मदर उसके साथ लेट के, या उसको मोबाइल थमा दिया जाता है। अगर सॉरी टू से, आज की माँ बड़ी मासूम माँ है अगर वो ये समझती है कि उसने बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया और बच्चा सिर्फ कार्टून्स देख रहा है। ये बात भी कुछ हद तक, इसके ऊपर भी यकीनन डिस्कशन होना बहुत लाजिम है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कशन अभी इसलिए भी नहीं करेंगे कि ये प्रोग्राम है बच्चे को बाइख्तियार बनाने के हवाले से। तो बात हम मज़ीद ये मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, अगर हम स्टैट्स की बात करें, इस वक्त यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वीडियो वॉच की गई है वो है बेबी शार्क डू 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 डू, जो कि एक कार्टून है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये वीडियो वॉच की गई है। इट मींस के जो व्यूवर्स की तादाद है वो ज्यादा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टेड है, और वो यकीनन किड्स होंगे। अब किड्स को जब हाथ में मोबाइल थमा दिया जाए और वो कार्टून देखें और उस तरह की चीजें करेंगे, तो आप क्या समझती हैं जो फर्स्ट 7 ईयर्स का जो टाइम स्पेन था वो तो यकीनन कार्टून देखने में गुजर गया, और अगले 7 ईयर्स में यकीनन वो कार्टून बनेगा, तो क्या कहती हैं आप? सर, वो अगले 7 ईयर में वो फिर रील्स पे जाएगा, वो कार्टून्स पे नहीं जाएगा, वो फिर फर्दर उस तरह की रील्स पे जाएगा, एक्टिविटीज में जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बात की। देखिए, सबसे पहली मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ माँ माँ, देखिए सब लोग, पूरा इन्वायरमेंट, लेकिन ऑब्वियसली एक हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने एक माँ को उसका बनाया है। यानी माँ जो है पहली दस्तगाह है। अब देखिए, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर या उमा बैठी है, मतलब हमें वो चीज़ें पता भी नहीं चली, ग्रेजुअली कैसे हमारे अंदर वो डेवलप हुई। ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट्स। तो वो जो, अच्छा, वो अभी कल ही हमारी बात हो रही थी कि हमारी नानियाँ दादियाँ बड़ा किरदार अदा करती थी कि बच्चा जब सो रहा होता था, आपको भी याद होंगी कहानियां जो नानी की होंगी, दादी की, और उसमें मॉरल वैल्यूज होती थी, उसमें एक लेसन होता था। अच्छा, वो कहानी जब सुनाती थी, अब जो आपका साइकेट्रिस्ट है वो अब कहता है वो स्टेट है बच्चे की अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। उसमें बच्चा नींद, मतलब समझ ले कि हल्की सी नींद की कैफियत में, और वो कहते हैं कि माइंड आपका उस टाइम फुल एडॉप्टिव मोड में होता है। आप जो देंगे वो लेगा। अब आप सोचें, वो जो कहानियां थी, अब अगर वो माँ, अगर मैं माँ हूँ और मैं बेड टाइम पे अपने बच्चे का वो अपना सेलफोन ऑफ करके रखती हूँ, और मैं अपने बच्चे को वो वक्त जो जब वो बेड पे जा रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम उसको अगर देती हूँ, और उसमें मैं अपने बच्चे को ये भी कॉन्फिडेंस देती हूँ, मेरा बच्चा दुनिया का बहादुर बच्चा है, मेरा बेटा तो है ही बहुत अच्छा, मेरे बेटे में ये क्वालिटीज़ है। यकीन माने, जो आप अपने जहन में उस बच्चे को उस टाइम देंगे, वो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी उसी पे चल के बननी है। बहुत अहम बात। तो ये माओ का बिल्कुल इसमें है किरदार। अगर आप सेल फोन को दे रहे हैं तो फिर आप ये देख लीजिएगा कि आप कल को जो है आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत अहम बात की आपने, और इस चीज़ को समझना बहुत लाजिम है। हुमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बात की कि माएँ जब हाथों में सेलफोन थमा देती हैं तो फिर ये मत सोचें कि वहाँ पे कार्टून ही देखे जा रहे हैं, कुछ और चीज़ भी हो सकती है, वो क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें, जैसे मैंने अभी आपको अपनी बारे में बताते हुए भी ये कहा था, ये जो पेरेंटिंग का टॉपिक है ये मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, आप ऑब्वियसली आपने एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च की हुई है।
मैं 100% इस चीज़ को कंडेम नहीं करूँगी कि आप बच्चों को इन डिवाइसेस से अलग करें, बिकॉज हमने बच्चों को आगे के, अगर तो हम अपने बच्चों की तरबियत उन पैटर्न्स के ऊपर करेंगे जो जिस पैटर्न के ऊपर हमें बड़ा किया गया है, तो हम 20 साल पीछे की तरबियत का वो दौर जो हमारा था, और जब तक बच्चा हमारी एज में पहुंचेगा उस बात को 40 साल हो चुके होंगे, तो हम 40 साल पिछले दौर की तरबियत के बजाय अगले 20 साल के बारे में सोचकर उसके हिसाब से तरबियत करें। पर अब बात आती है आपके सवाल की कि जी जो चीज़ें बच्चे देख रहे हैं वो कैसे रोकी जाएं या है क्या। देखें, अनफॉर्चुनेटली अनफिल्टर्ड वायलेंट रील्स आ रही हैं आपकी, बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उनमें बहुत सी आपकी ऐसी गेम्स हैं। मैं पिछले दिनों हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी गेम फेमस हुई थी, पबजी। इट वाज एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के हिसाब से आप देखें तो हाँ, इट वाज अ वेरी फाइन गेम फॉर अ वॉर स्ट्रेटजी, बट उसके साइड इफेक्ट्स ये थे कि बच्चों के साइकोलॉजिकली वो इतना अग्रेशन एब्जॉर्ब कर रहे थे अपने पर्सनालिटी के अंदर, इतनी वायलेंस उनमें आ रही थी, क्योंकि जिस एज के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, वो बच्चा है जो इमेजिनरी अपने आप को, जो कैरेक्टर उसको सबसे ज्यादा पसंद है वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, ठीक है। यही रीजंस हैं कि बच्चे अभी के बच्चे आप देखेंगे वो बहुत अग्रेसिव है और ये अग्रेसिवनेस का जो आपने यहाँ पे अंदाज अपनाया वो ये है कि बच्चों को अनफिल्टर्ड जो कंटेंट है उनके एक्सेस में है, जिसके ऊपर यकीनन गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेना चाहिए और पेरेंट्स को इस हवाले से लाजमी तौर पे लुक आफ्टर करना चाहिए। प्रोग्राम को दौरान आपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है, आप कोई पैगाम देना चाहिए लास्ट में? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि यूथ को अगर आप एम्पावर करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले उनको, जैसे मैंने कहा, कि हक दें, ठीक है, वो खुद डिसाइड करेंगे। जब तक आप उन्हें वो नहीं देंगे उनके अंदर खुद एतमादी नहीं आएगी। फिर उनका इंटरेस्ट देखें, फिर उनको लीड करने के लिए आपको उन्हें कुछ टास्क देने हैं शुरू से ही, क्योंकि कोई भी घर से ही शुरू होती है ये शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लीडर बने तो फिर उसे ऑब्वियसली कुछ चाहिए भी तो सही ना कि वो कहाँ पे लीड करेगा। और अगर हम घर से ही उसको नहीं करेंगे इनकरेज, और उस आज के बच्चा इनोवेटिव ज़्यादा है आपसे, क्रिएटिव ज़्यादा है, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी इनोवेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन दें, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन सही दे दी तो फिर आप यकीन माने वो लीडर जो हम चाहते हैं कि जो हमारे पैदा हुए थे माशरे में, जो आजकल अगेन वही लीडर अगर पैदा करने हैं तो उन लीडर जैसी तरबियत हमें करना होगी। यकीनन फिर जो लीडर्स हमारे हुआ करते हैं वो वैसे ही लीडर होंगे जो आज से पहले जिनको हम अपने खिलाफ का करते हैं। आप कोई पैगाम स्पेसिफिक देना चाहिए? बिल्कुल एंड पे देना चाहूँगी एक चीज़ कि आजकल एक बहुत प्यारा स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है जी, परसू योर पैशन, ओके, ठीक है, और पेरेंट्स की तरफ से भी ये तवक्को रखी जाती है। सो बच्चों के लिए ये मैसेज है कि इट्स नॉट ओनली परसुइंग द पैशन, इट्स अबाउट द परसिस्टेंस यू शो। अगर माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिल गेट्स पैशनेट था तो उसकी परसिस्टेंस ने माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट बनाया। और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है पेरेंटिंग में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने पैशन को परसू करे तो आपको साथ देना है उसकी परसिस्टेंस के पूरे सफ़र के अंदर उसका। हमारे यहाँ पेरेंट्स भी बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आप बच्चों को बकअप करें और उनको लीड करें उनके रास्ते के ऊपर, तो वो जो चाहेंगे हैं वो वही होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम पैगामे हयात से कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, मुनफरिद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।